Neeta Nagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। अगर आपको पता चले कि आप नेता नगरी में अब बिहार के विषय पर बात करेंगे। लगातार बिहार से मैं ये नहीं कहूंगा कि चिंताजनक तस्वीरें आ रही हैं, भयावह तस्वीरें आ रही हैं। वहां के अस्पतालों का हाल, टेस्टिंग का हाल, एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बड़े बड़े दावे हैं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बयान कुछ देते हैं, राज्य की स्थिति कुछ और सामने आ रही है। और बिहार की व्यवस्था कैसी है, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले में, हम अलग अलग मौकों पर देखते रहे हैं। और अब इसको बोलते ना, सिलाई खुल गई है धर के, वो हाल हो गया है। और इस स्थिति पर बात करने के लिए, और जो राजनीतिक लट्ठम लट्ठा चल रहा है, कभी पप्पू यादव वर्सेस राजीव प्रताप रूडी, कभी तेजस्वी यादव बनाम सुशील मोदी, उन सब पर बात करेंगे। और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं नवभारत टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नाथ जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र जी। नमस्ते नरेंद्र जी, सुशासन बाबू बहुत दावे कर रहे थे, लगातार सत्ता में हैं 2005 ऑनवर्ड्स, और उन दावों की पोल तो देखिए खुल गई है, सीधी सी बात है। कल मैं ट्विटर देख रहा था तो पारस हॉस्पिटल के बारे में कैंपेन चल रहा था, दरभंगा के अस्पताल पर कई रिपोर्ट्स आई हैं। हमारी टीम से विकास कुमार रिपोर्टिंग कर रहे थे, स्वाति आज पहुंच रही है, वो रिपोर्ट करेंगी। स्थिति ठीक नहीं है, आपको क्या नजर आ रहा है वहां पे? स्थिति जैसे आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट आ रही है, आप उससे थोड़ा सा पीछे आके, क्योंकि मैंने बिहार में देखा है ये तमाम मेडिकल कॉलेज में लिटरल स्थिति ये है कि ये तो एक महामारी है, जहां पर कह सकते हैं कि शहर भी उस बोझ को नहीं कर पा रहा है। लिटरल अभी तक ये हालत रही थी कि अगर किसी जिले में जहां मेडिकल कॉलेज रहा भी, जैसे दरभंगा में या मुजफ्फरपुर में, गया में मेडिकल कॉलेज रहता है, वहां पे अगर किसी दिन 25 से 30 डायरिया के पेशेंट एक दिन में आ जाता है तो पूरी व्यवस्था कोलैप्स कर जाती है। ये मैंने देखा है जी। तो ये चूंकि अभी सबका ध्यान फोकस हो रहा है, तो ये हमारी टोटल जो एक मतलब आप औकात कह दीजिए स्वास्थ्य विभाग की, यही थी कि एक 25 से 30 डायरिया पेशेंट पूरी व्यवस्था को मैंने कोलैप्स होते हुए मैंने वहां रिपोर्ट भी की है जी। तो अभी ये आप कह सकते हैं कि ये एक जो निगेटिव या अभी जो है वो कभी ना कभी ये आना ही था। और ये पता नहीं भविष्य में इसका क्या रिएक्शन हो। और जो आप दिखा रहे हैं, आप ये मान के चले, जो आपके जो फील्ड से रिपोर्ट आ रहे हैं उससे भी हालत बुरी है। पूरी क्वैक के भरोसे ही पूरी व्यवस्था वहां पे गांव में, और क्योंकि संजोग से अभी टेस्टिंग नहीं हो रही है, ये लोगों की भी गलती है, सामने केसेस नहीं आ रहे हैं, कई लोगों को मैंने सुना कि गंभीर रूप से घर में है। अगर वो सारी स्थिति अगर टेस्ट हो और वो उनका हॉस्पिटल की ओर बढ़ेंगे तो आप इससे भी बुरी तस्वीर देखने के लिए तैयार हैं। जी नरेंद्र जी, इस तरह की भी रपटें आई, हम राजनेताओं के बयान और तैयारियों पर आएंगे कि ज्यादातर डॉक्टर जो हैं वो कोविड सस्पेक्टेड को टाइफाइड का मरीज बताकर और वही इलाज कर रहे हैं, और उसकी वजह से भी बहुत नुकसान हो रहा है जान माल का। आप इसमें सीधे सीधी तौर पे डॉक्टर को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उस डॉक्टर में कई सारे क्वैक भी हैं। टेस्ट भी नहीं हो रहा है, आपको टाइफाइड भी होगा, इलाज शुरू कर दो आप, चूंकि इसमें भी पैरासीटामोल खा रहे हैं तो आपको बुखार 4 दिन तक होता जाएगा। ये अमूमन ये हर बीमारी के साथ वहां पे जितना आप कोई भी डेक्सोनाइन इंजेक्शन दे दो, पैरासीटामोल दे दो, वो वहां पे चलता रहा है। और इसमें भी ऐसा धड़ल्ले से चल रहा है। आप अगर मैं इसी से थोड़ा सा डाइवर्ट होके आप वहां पे हालात देखिए कि ये आप क्या, ये खुद सरकार का जारी आंकड़ा है। अगर कल मैंने देखा था करीब 2200 से 2300 डेथ जो सेकेंड वेव हुआ है, जिसको आप 1 अप्रैल से मान सकते हैं, तो बिहार में 2300 डेथ हुआ है, मतलब ऑफिशियल फिगर। और इधर डॉक्टर की जो फिगर है उस 2300 में डॉक्टर 80 हैं। इवन आईएमए की जो फिगर हुई पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर की डेथ 80। दैट्स अ बिग नंबर। हाँ, 3% से ऊपर। तो अगर डॉक्टर की इतनी डेथ हो रही है तो क्या मरीज अगर बहुत ही कम हुआ तो क्या डॉक्टर के साथ कुछ बहुत बड़ी लापरवाही हुई है, या ये नंबर है तो क्या इधर मरीजों की जो 2300 संख्या है इसको दबाया गया है? तो वो एक जो नंबर का जो पूरे इंडिया में तमाम जगह जगह से आई, इसको तो पीएम ने भी अपनी मीटिंग में बोला कि स्टेट्स को आप लोग फिगर को दबाए नहीं है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें आ रही थी। तो ये जो टाइफाइड वाला है, चूंकि कई सारे टेस्ट में मैं जान रहा हूं कि मैंने मधुबनी में 1-2 और जिलों में मैंने पैरवी की
कि भैया इनका कहीं टेस्ट करवा दीजिए, कोई टेस्ट किट अवेलेबल नहीं है। हमारे मीडिया के ही एक मित्र हैं, उनके फैमिली वालों को तो आरटीपीसीआर नहीं हो पाया ना, उनका कोई टेस्ट इधर बाकी जगह भी नहीं था, तो क्या करेंगे? कुछ तो आपको बुखार हो रहा है, खांसी है, तो आपको जो सामने अवेलेबल जो भी टाइफाइड हो कुछ भी आप इलाज कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, तो ये वही स्थिति वहां पे है। जी, टेस्ट में तो आप दुरुस्त कह रहे हैं। हमारे भी एक साथी हैं और उन्होंने सैंपल दिया और 4 दिन बाद रिपोर्ट आई उसकी। तो आप समझिए 4 दिन में महामारी, ये वाली जो बीमारी है वो कितनी घातक हो सकती है। हालांकि कई लोग इसीलिए अब टेस्ट लक्षण आते ही इलाज फौरन शुरू करवा दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी, टेस्ट में एक चीज और है कि आप देखते हैं कि अगर मंगल पांडे का भी आंकड़ा आता है, बिहार सरकार दावा करती है कि सबसे अधिक टेस्ट हम कर रहे हैं, 1 लाख कर रहे हैं और मेरी पॉजिटिविटी 5 से 6% है, तो ये आंकड़े वाइज दुरुस्त कर रहे हैं वो, ठीक है, उनका आंकड़ा वाइज। तो उसमें 2 चीजें हैं, याद होगा कि जब फर्स्ट वेव में जब बात हो रही थी टेस्टिंग की, तो उस वक्त में 2 जिला से एक रिपोर्ट आई थी कि जो सारे फर्जी एंट्री कर दिए गए थे नंबर में। जी, संतोष सिंह ने वो रिपोर्ट की थी इंडियन एक्सप्रेस। हाँ, अब बाद में ये तर्क दिया गया क्योंकि 2 जिला से आ गया, तो सरकार ने कहा कि नहीं नहीं, ये आपकी रिपोर्ट ठीक है, ये गड़बड़ी हुई है, लेकिन इसी 2 जिले में गड़बड़ी हुई है जहां पे आपने रिपोर्ट की है, और उन्होंने उसको क्लोज डाउन कर दिया, नंबर 1। तो एक वो भी है, और दूसरी जो कई सारे जो हमारे जो एक्सपर्ट से बात हुई है कि कह रहे कि टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टेस्ट के इस तरह से होना चाहिए कि अगर ए गांव में बीमार लोग आ रहे हैं तो अब ए गांव की रिपोर्ट करेंगे ना, वहां पे टेस्ट करेंगे ना। ये लोग जानबूझ के पॉजिटिविटी रेट दिखाने के लिए, अगर ए गांव से ज्यादा शिकायतें आ रही हैं तो आप बगल वाले गांव में जहां पे नहीं है वहां पे आप टेस्ट कर नंबर बढ़ा दे रहे हैं। तो इस चीज को भी, इस मामले को भी उठाने की जरूरत है कि क्या आप टारगेटेड टेस्ट कर रहे हैं या कि नहीं, ऐसे ही मतलब सीरियस टेस्ट कर रहे हैं। तो ये वाला भी एक इशू गंभीर हो रहा है वहां जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे नजर आ रहे हैं अपनी कार्यशैली को लेकर इस महामारी के दौरान? काफी एक्टिव हैं या अभी भी बयान भरोसे हैं? और उनकी जो ओवरऑल इमेज है, दावा कि हमने बिहार का कायाकल्प किया, ये किया, वो किया, पिछले 10-15 साल में उन्होंने क्या किया है बिहार के हेल्थ स्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के लिए? ये सवाल तो पूछा ही जाएगा। इसमें एक राजनीतिक इसका एक एस्पेक्ट है और एक दूसरा जो स्थिति की, निश्चित तौर पे वो मुख्यमंत्री हैं, उनसे सवाल पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप पिछले 3-4-6 महीने में इस एनडीए गवर्नमेंट में, जिसकी बीजेपी और एनडीए और जेडीयू है, आपने देखा होगा कि बीजेपी ने इस तरह से चीजों को ट्रीट किया है कि जो मिनिस्ट्री जेडीयू के पास है, अगर उनकी गड़बड़ी होती है तो वहां पे विपक्ष बन जा रही है विपक्ष। लॉ एंड ऑर्डर नीतीश के पास है, तो आपने देखा होगा 4-5-6 महीने में जो छोटे मोटे नेता नहीं, बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है संजय जायसवाल, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का इशू लगातार उठाया है, गिरिराज सिंह हो, ये सब। मुझे 1-2 लोगों से, जेडीयू के कुछ सीनियर लोगों से भी बात हुई, मंत्रियों से भी बात हुई, सामने वो कोई बात नहीं करते इस बारे में। ये जानकारी देना नहीं भूलते हैं कि 15 साल से सरकार में है, 15 साल से बीजेपी के लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय जो है बीजेपी के पास रही है, अभी भी बीजेपी के पास है। तो आप लोग अगर उनसे जानकारी ले सकते हैं क्या है, हम लोग जो लॉकडाउन को कैसे इंप्लीमेंट करें या किस तरह से चीजें कंटेनमेंट करें, वो हम लोग कर रहे हैं, बाकी आप उनसे पूछ सकते हैं। तो इसका एक आप राजनीतिक संदेश भी समझ सकते हैं कि वो किस तरह से चीजों को वो देखा जा रहा है वहां। और मंगल पांडे, स्वास्थ्य मंत्री, भाजपा नेता। हाँ, तो इस बार चूंकि पिछली बार भी जब नीतीश ने कहीं ना कहीं, अगर आप उसको लार्जर एस्पेक्ट में देखें, जब नीतीश ने माइग्रेशन का इशू उठाया था कि उनको नहीं आने देना चाहिए, अगर रोग के प्रोस्पेक्ट से देखें तो वो सही पॉइंट था, उसके एक भावना तक जो रूप से उसका पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं था। तो पिछली बार नीतीश इस फोरफ्रंट में अकेले आ गए और उन्होंने गाली भी सुनी, और उसका रिजल्ट वो इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन में भी देखा कि नीतीश को कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी एक अकेले एक विलेन और उसको विक्टिमाइज कर दिया था। इस बार वो पॉलिटिकली बहुत कॉशियस दिख रहे हैं। आपने गौर किया होगा, मैंने कई सारे जेडीयू के मंत्री से भी बात की, वो बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं मंगल पांडे से बात कीजिए, और मंगल पांडे वो आंकड़े दिखा दे रहे हैं कि जब मेरी 4%, 5% है, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट आउट किया जा रहा है कि ये बीजेपी के मंत्री हैं, बीजेपी से बात कीजिए। अभी ही नहीं, 15 साल से वो हमेशा बार बार इंफेसिस कर रहे हैं कि 15 साल से बीजेपी के, इससे पहले अश्विनी चौबे बहुत दिन तक वहां रहे हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री और कई लोग। तो जेडीयू कहीं ना कहीं मुझे अब डिसोसिएट की तरह ही इस पूरे इशू में वो लग रही है कि ठीक है, वो अब उनकी एग्जैक्टली क्या रणनीति है, क्योंकि सरकार तो नीतीश कुमार चला रहे, मुखिया तो वही है, सवाल तो उनसे पूछे वही है। और कोई भी बड़ा कायाकल्प होता है तो उसका श्रेय भी मुखिया को ही जाता है। जब उन्होंने बच्चियों को साइकिल बांटी या तमाम दूसरी जो उनकी सफल योजनाएं रही, तब भी ये कहा गया कि भाई ये नीतीश कुमार का गवर्नेंस। बिल्कुल।
और अभी भी जब इलेक्शन में जीते, भले महिलाओं ने उनको वोट नहीं किया, लेकिन कहा गया कि नीतीश कुमार की महिला वाली जो स्कीम थी उसके चलते महिलाओं में गुडविल है। भले उसका गुडविल का फायदा उनकी पार्टी को नहीं मिला, बीजेपी को मिला, तो वो इशू है। लेकिन ये पॉलिटिकली, चूंकि जिस तरह से चीजें आप कह सकते हैं कि बिहार में अभी पॉलिटिकल आगे किस तरह से, जैसे रूडी का मामला आया, तो रूडी में बीजेपी और पप्पू यादव या बाकी विपक्ष सामने सामने लड़ता दिखी। या अभी आप देखेंगे कई बार जब लड़ाई हो रही है, तो चाहे बीजेपी वर्सेस आरजेडी, आरजेडी वर्सेस जेडीयू, तो आपको अलग अलग पार्टी खांचों में जो पॉलिटिकल बैटल की बात कर रहे हैं, तो आप सामूहिक एनडीए या विपक्ष नहीं देखेंगे। अगर आप कल भी सुशील मोदी का या बाकी लोगों, बीजेपी ने जब ये आरजेडी को किया, तो वो आप देखेंगे वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जब राजीव प्रताप रूडी का भी जब बयान आया था या पप्पू यादव का आया, तो फिर जेडीयू बहुत एग्रेसिवली बयान देने नहीं है। एक दो टीवी डिबेट में अगर आप, ठीक है, वो पक्ष लेने सरकार में ले लें, लेकिन जेडीयू बहुत ज्यादा उसके, मैंने एक स्टोरी के लिए जेडीयू से पूछा भी, बोला कि नहीं, हम लोगों को इस मुद्दे में नहीं पड़ना है। लेकिन आप एक गठबंधन में तो होता ही है कि आप एक साथ सपोर्ट करते हैं या साथ किसी चीज का विरोध करते हैं, तो उस तरह की चीजें समीकरण वाइज थोड़ा सा वो अंतर दिख रहा है इसमें। अच्छा, आप जिक्र कर ही रहे थे ये पप्पू यादव बनाम राजीव प्रताप रूडी के मामले पर, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। पप्पू यादव कह रहे थे कि एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं, फिर राजीव प्रताप रूडी ने एक डिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि सब जानते हैं कि मैं कितने वर्षों से ये सेवा चला रहा हूँ, जिला प्रशासन के साथ संयोजन में चला रहा हूँ, और ये कोई रिपेयर के लिए खड़ी थी, कोई ड्राइवर की अनुपलब्धता को लेके। और इन सब के बीच हालांकि इलेक्टोरली पप्पू यादव सफल साबित नहीं हुए हैं इस चुनाव में। उनकी जो हम पार्टी है, और माफ करिएगा, जो उनकी जन अधिकार मोर्चा पार्टी है ना, जाप जो पार्टी है उनकी। और फिर पप्पू यादव का बीजेपी के लोग और सोशल मीडिया पर भी कई लोग पिछला इतिहास उगाड़ने लगते हैं, चाहे वो अजीत सरकार हत्याकांड को लेकर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही है या दूसरे मौकों पर, और कहते हैं कि ये तो हमको ज्ञान ना ही दें। पर यह भी देखा गया कि जब पटना में बाढ़ आती है या इस तरह कोई आपदा आती है, तो जो एक नेता जमीन पर लोगों के साथ खड़ा दिखता है वो तो पप्पू यादव है। आप पटना से आगे, आप पता नहीं, हम वहाँ जब पप्पू यादव एमपी थे तो उनके घर अगर जाते तो पप्पू यादव ने और रंजीता रंजन दोनों तभी सांसद हुआ करते थे, पूर्णिया और वो मधेपुरा और सुपौल से। हाँ, तो उन्होंने शायद परमिशन लिया नहीं थी, वो अलग बात है, लेकिन दोनों के बीच में दीवार को तोड़ के वो एक लंबा सा कर दिया था। और हमेशा, मैं 2-3 बार मैं वहां पे गया, तो 500 जो कैंसर के पेशेंट वहाँ हमेशा रहते थे। सांसद आवास की बात कर रहे हैं। हाँ। तो ये उन्होंने हाल में 5-6 साल में दौरान उन्होंने ये इमेज बनाई है, और इमेज पप्पू यादव के जो घनघोर विरोधी हैं वो भी इस बात को इंडोर्स करते हैं कि हाँ, इस दौरान उन्होंने अक्रॉस द सेक्शन सोसाइटी ये काम किया है, उनकी यूथ में भी पॉपुलैरिटी भरी हुई है। ये सारा उसको इलेक्टोरल बेनिफिट अभी नहीं मिला, हो सकता है कि आगे जाके मिले, वो एक अलग विषय है। अभी जो राजीव प्रताप रूडी का इशू उठा है, और जो आप उस वहां से जो आप उठा रहे हैं, आप बीजेपी खुद मानती है, ये बीजेपी खुद इस आर्ट की मास्टर है कि इलेक्शन इज ऑल अबाउट द नैरेटिव और परसेप्शन। तो ठीक है, हो सकता है कि वो राजीव प्रताप रूडी ने एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया, और उनका एक फैक्ट हो सकता है कि ड्राइवर नहीं भी मिला हो, कुछ चल भी रहा, वो अपनी जगह पे, फैक्ट को अपनी जगह पे। लेकिन ऐसे समय जब महामारी पीक पे थी, एक एम्बुलेंस, ऑक्सीजन कुछ नहीं मिल रहा था, वहां पे एम्बुलेंस रखी हुई थी, ये सबने देखा है। तो आप नैरेटिव के स्तर पर बोले तो वहां पे कोई वो खुद जानने कि इसे डिफेंड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसे खुद की राजनीति करते। तो यहाँ पे पप्पू यादव को एक बढ़त मिली। लेकिन इससे आप आगे भी देखिए, पहली बार पप्पू यादव के बहाने आपको वहां पॉलिटिक्स का एक नया वहां रूप देखने को मिलना होगा। पप्पू यादव के बाद सबसे एग्रेसिवली कौन सपोर्ट में आया? जीतन मांझी। सबसे पहले कौन सपोर्ट में आया? मुकेश सहनी। दोनों के 5-5-10। और आप अगर समझ लीजिए कि जीतन मांझी सपोर्ट में तभी वो नहीं आए होंगे जब तक उन्हें जेडीयू से सिग्नल नहीं मिला होगा। इवन मुकेश सहनी जो सरकार में जो 5 उनके भी एमएलए हैं, वो भी खुलेआम सपोर्ट में आए। इन दोनों के सपोर्ट के आने के बाद आप जानते हैं कि वो ठीक है, विपक्षी स्पेस में भले पप्पू यादव रहे हों, लेकिन उनकी आरजेडी खास करके लालू फैमिली से उनकी कैसी अदावत रही है। एक फैमिली के कारण ही उनके पप्पू यादव के चाहने के बावजूद और कांग्रेस के ओर से पुश करने के बावजूद कि इनको एडजस्ट कीजिए, एक वीटो था, नहीं यहाँ पे कोई बात नहीं होगी, ऐसा एक रेसिस्टेंस होने के बावजूद आरजेडी भी एक मतलब औपचारिक रूप से पहली बार समर्थन में आई। ठीक है, वो तेजस्वी यादव ने ओपनली उसका बोला कि जांच होनी चाहिए, वो हुआ, लेकिन एक थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ। तो ये कहीं ना कहीं पप्पू यादव के बाद जो फॉलोआउट था,
क्योंकि अच्छा ये आरजेडी क्यों आई, तो आप देखे होंगे कि पिछले 2-3 महीने में नीतीश कुमार का एकमात्र जो सब बोल रहे हैं गवर्नेंस, पहली बार 2-3 महीने में उनका ध्यान गवर्नेंस से अधिक उनका अपनी पार्टी के गवर्नेंस और उसके विस्तार पे है। वो समझ रहे हैं कि गवर्नेंस अपनी जगह पे है, अगर मेरी पार्टी ही नहीं बचेगी तो फिर गवर्नेंस क्या होगा। कई सारे नेताओं को लेना और अभी भी बात करना, वो तो उसमें अगर जिस तरह से पप्पू यादव को उन्होंने टैप किया और उन अपरोक्ष से उसमें मैसेज भिजवाया और कई सारे नेता अभी चल रहे हैं, तो ये उसके पप्पू यादव के बहाने इस कोविड के थोड़ा सा ठहरने के बाद पॉलिटिकल फॉलोआउट क्या हो सकता है और किस तरह से चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती हैं, उसकी एक छोटी सी ट्रेलर तो जरूर दिखी है। अच्छा, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि कई लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव का ये पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि लोगों ने कहा कि उनके परिवार के लोग जब सत्ता चला रहे थे 1990 से लेके 2005 तक, तब तो राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था और भी खस्ताहाल हो गई थी, ये कहा गया। फिर उनका पब्लिसिटी स्टंट बताया गया कि उन्होंने अपने आवास को कहा कि इसको कोविड केयर सेंटर बना दीजिए, फोटोग्राफी वगैरह हुई, सब चलने लगा। तो उस पर भाजपा वालों ने खासतौर पे सुशील मोदी हमलावर हुए कि जो इनको 10 फ्लैट गिफ्ट में मिले हैं, कांति सिंह और तमाम लोगों को मंत्री बनाने के लिए, उसको क्यों नहीं दे देते हैं सरकार को। मंगल पांडे का भी आया कि सिर्फ बिछौना बिछाने से कोई अस्पताल नहीं बन जाता है। तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स इस पूरे पेंडेमिक के दौरान कैसी दिख रही है? देखिए, इसमें पहली बात कि आप जो 15 साल पहले आप भी मानेंगे, या 15, अब तो 16 साल हो गया, तो 16 साल पहले वाला पब्लिक बाई नहीं करता है। दूसरा, जो थोड़ा मोरा एक रेसिस्टेंस था उस इलेक्शन में, तेजस्वी को उस जनरेशन ने वोट नहीं देकर वो भी काम कर दिया। तो अब तो इवन जो हार्डकोर जो एनडीए सपोर्टर या लालू विरोधी या तेजस्वी विरोधी, वो भी इस 16 साल पुरानी चीजों को बाय नहीं कर रहे हैं। अगर आप सुशील मोदी के उस ट्वीट के पर नीचे अगर रिप्लाई देखें तो इवन हार्डकोर बीजेपी सपोर्टर भी उस बात को इंडोर्स नहीं करते हैं, और आपको रेयर उसमें रिप्लाई में एक भी तेजस्वी सुशील मोदी को के सपोर्ट में कोई भी दिखेगा। लोग उनको ही टारगेट कर रहे हैं कि ये अभी आप जब कोई तो कर रहा है, आप भी करो अपना, अगर हॉस्पिटल में करना हो आप करो अपना, ये नहीं करें तो उसको आप उसको जब याद होगा किस तरह से बीजेपी एमपी ने बीजेपी एमएलसी ने तेजस्वी यादव का रिजाइन मांगा था, कि नहीं, जेडीयू के प्रवक्ता ने मांगा था कि विपक्ष के नेता के रूप में रिजाइन कर देना चाहिए। तो वर्चुअली लोगों ने उनको, इवन विपक्ष नहीं, उनके अपने लोगों ने, आप सोशल मीडिया के टाइमलाइन पर जाइए तो अपने लोगों ने उनको रेडिकुल कर दिया था। मैंने आपका भी ट्वीट देखा था कि हाँ, जब जिम्मेदार हर चीज के लिए तेजस्वी यादव हैं, तेजस्वी यादव की सरकार चल रही है क्या? तो ये सिर्फ ये उनके अपने लोग रेडिकुल कर रहे हैं। और सुशील मोदी को कहीं ना कहीं उस इलेक्शन में इसकी खामियाजा भुगतना पड़ा है। डिप्टी सीएम इस बार नहीं बने वो चाहने के बावजूद, कहीं ना कहीं उनका वो डिस्कनेक्ट वो उसे लग रहा है। उनके अपने लोग, क्योंकि बाकी तो छोड़ दीजिए विरोधी, अपने लोग कह रहे हैं कि ये तो आप अभी भी 16 साल पहले की बातों पे पड़े हुए हैं, 16 साल से आप सरकार में हैं, वो तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अगर आप तेजस्वी यादव की बात करें तो इवन ये सिर्फ तेजस्वी यादव बिहार में ही नहीं, इवन मैं अगर दिल्ली से लेकर, जैसे दिल्ली में अगर मोदी हो या बिहार में नीतीश हो, ऑपोजिशन को जो अगर आप उनकी बात करेंगे तो ऑपोजिशन को लग रहा है कि यह पहली बार हो रहा है कि जहां पे आम जनता भर से जो पॉपुलर लीडरशिप थी उनके बीच में एक संवाद हो रहा है, जहां पे आम लोगों की नाराजगी वहां पे सीधे है, वहां पे हो रहा है। तो आरजेडी या तेजस्वी यादव की राजनीति मुझे ये लग रही है कि अभी बैक स्टेज पे वो चाह रहे हैं कि ये नाराजगी और बढ़े। हम एक सिर्फ जनता के साथ एक सेंट, कभी वो अपना एक प्रतीकात्मक रूप से अपना मकान दे दिया, कुछ 4-5 लोगों को ट्वीट कर दिया, तो अभी वो लोग, कुछ लोगों ने दवाई बांट दी। हाँ, वो जो प्रतीक, जो एक मूल से एक प्रतीक जो आप कह सकते हैं, या इवन दिल्ली में चलिए श्रीनिवास कर ले, तो मोटा मोटी विपक्ष यही कर रहा है एक प्रतीक रूप से। और ये आम लोगों और सरकार के बीच में जब इनको लग रहा है कि जब तक अगर ये नाराजगी अगर और इसको आगे बढ़ेगी तो मे भी हमारे लिए आगे, जैसे आप सुनते हैं ना कि ये नीतीश के खिलाफ नाराजगी थी, लेकिन नीतीश तेजस्वी विकल्प नहीं है, इसी नाम पे नीतीश जीत गए ना, मतलब एनडीए जीत गई। तो वो उनको लग रहा है कि ये जो नाराजगी अभी और बढ़ेगी नीतीश के खिलाफ या एनडीए सरकार के खिलाफ, तो हमारे खिलाफ जो भी रेसिस्टेंस था वो आगे आने वाले समय कुछ डाइल्यूट होगा। और अभी इलेक्शन तो 4 साल बाद होने वाला है, तो अभी मेरे लिए बहुत समय है, तो अभी वो थोड़ा सा उतने एक्टिव नहीं है, प्रतीक वाली चल रही है, और कह सकते हैं वो अपने समय का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एज भी उनके साइड में है और अब उनकी एक फर्म ग्रिप भी हो गई है अपनी पार्टी के ऊपर, और बिना लालू यादव के उन्होंने चुनाव लड़ा और एक इंप्रेसिव नंबर लेके आए। एक आखिरी सवाल मेरा नरेंद्र जी है आपसे, और मेरी ख्वाहिश भी है, मतलब मैं हमेशा अपने दर्शकों को कहता हूं कि रहने वाला तो मैं उत्तर प्रदेश का हूं, लेकिन
बिहार भी मेरा दूसरा घर है। वो चाहे लल्लन टॉप नाम की वजह से कह लीजिए, आप लोगों को लगता है भी अच्छा है लल्लन टॉप है तो बिहार के, और मैं कहता हूँ हाँ भैया आप मान लो, मैं तो मान चुका हूँ कि मैं यूपी बिहार दोनों का हूँ। क्या बिहार में कभी ये बदहाल शिक्षा व्यवस्था, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था डिसाइसिव मुद्दा बनेगी? मतलब हम कितने और दशकों तक बिहार बीमारू राज्य है, बिहार में चीजें बहुत खराब है, बिहार में ये, बिहार में वो, कब ये स्थिति बदलेगी? ये लोगों के लिए मुद्दा कब बनेगा? अगर आप उसको एक ऑब्वियसली कि नेगेटिव आप रहने के लिए वो परमानेंट है, नेगेटिव तो वो एक शाश्वत है और आप रह सकते हैं, क्योंकि कई सालों से हो रही है, फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन इसमें दो चीजें जिस पर आप एक इस रात की सुबह नहीं के नोट पे आप इसको समाप्त कर सकते हैं, इस रात की सुबह है इस नोट पे कह सकते हैं। उसकी दो का इसके लिए पहली बात कि लोगों ने पहली बार, एक होता है कि खुद अभी आप कह रहे हैं ना कि जैसे हर घर ने मौत देखा है, सांसों की जरूरत हर घर ने देखी है, चाहे खुद के घर में देखी या परिचितों के घर में देखी। मैं बार बार कहता हूं कि इस बार मौत कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है, हर आदमी के पास उंगली पे गिना हुआ एक चेहरा है, अनुभव है, कहानी है, बेबसी हर किसी के पास है। तो ये चीजें हुई कि उनको पता है कि ये चीज नहीं था, मेरे पास अस्पताल नहीं था तो हमने क्या झेला। और उसके साथ अगर आप देखिए, आपने तो बिहार इलेक्शन में देखा, एक चीज तो गौर किया होगा कि तेजस्वी क्या करते थे। इनके पास अगर आप अपनी समझ देखिए 10 से 12 मिनट भाषण देते थे हर रवि में, उस 12 में 8 मिनट वो नौकरी बात करते, जिसकी बहुत एक प्लानिंग भी नहीं होती थी और वो लोगों को कनेक्ट कर रहा था। तो ऐसे समय जहां पे पोलराइज सोसाइटी में भी नए लड़कों ने उनको नौकरी के, भले नौकरी की चर्चा करने के नाम पर ही वोट तो दिया। आज की तारीख में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे अधिक वोट तो पाने में सफल रहे। तो कहीं ना कहीं शुरुआत तो आपने बिहार में इलेक्शन में देखा था कि वो तो उनको मिला, उनको नए तबके ने सपोर्ट किया। उनके पास क्या था उस पूरे कैंपेन में? अगर नौकरी के अलावा उनके पास कुछ भी देने को नहीं था। तो एक शुरुआत वहां से तो एक मैंने देखी इस बार पहली बिहार इलेक्शन में, ठीक है उसका क्या असर पड़ा, लेकिन वो कंप्लीटली पोलराइज या कंप्लीटली वो कम्युनल या कास्ट बेस्ड इलेक्शन नहीं था। आप एक ही बार में ब्लर हुई कई जगह। हाँ बिल्कुल हुआ था। तो एक वहां से शुरुआत मैं देख रहा हूं, वहां से एक शुरुआत जो एक तरह से लोगों के बीच में, और ये जो इस बार लोगों ने खुद से जब देखी है, मतलब एक सामने मौत या अपने लोगों को की पीड़ा, शायद ऐसा शायद कभी नहीं हुआ होगा। तो इतनी चेतना तो अपने लोगों से की ही जानी चाहिए कि कल जब बिल्कुल मैं चाहता हूं इस देश के हर राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन जाए और उसी के आधार पर सरकारें चुनी जाए, सरकारों की जवाबदेही तय की जाए और उनकी परफॉर्मेंस का आकलन हो। नरेंद्र नाथ जी, आप इस पूरी बातचीत में जुड़े नेता नगरी में, थैंक यू सो मच। स्टे सेफ और सक्रिय बने रहिए। थैंक यू।